कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखा जाए इसमें बेटा सबसे पहले होता है पोस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि अगर किसी वायर से करंट जाएगा, अगर किसी वायर से करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग, जैसे ये वायर है इससे करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये कैसे पता चला? इन्होंने क्या किया, एक वायर में करंट फ्लो करा दिया, उसके सराउंडिंग कंपास रख दिया और देखा क्या कि कंपास की नीडल जो है अपने जगह से डिस्प्लेस कर जा रही है। यही कंपास नीडल उठा के इधर रखा तो देखा कि कंपास नीडल उल्टा डिस्प्लेस हो रही है। इधर अगर क्लॉकवाइज जा रही थी तो इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्शन कुछ एक फिक्स डायरेक्शन है, मतलब कहीं पर इस पॉइंट पर आउटवर्ड है तो इस पॉइंट पर इनवर्ड है, अगर इधर इनवर्ड है तो इधर आउटवर्ड है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के अंगूठे को रखना है और अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। तो जब हम कर्ल कर रहे हैं तो इधर की तरफ हमारी उंगली कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। ऐसे देखो, अंदर जा रही है। तो ये अंदर जा रही है, इसलिए इधर की तरफ हम कोई पॉइंट Q को अप्रोच कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। अगर यही हमारा हाथ घूम के जब इधर निकल रहा है तो उंगलियां बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर किसी पॉइंट P को कंसीडर कर ले रहे हैं, वहां पर हमारा जो फील्ड है वो कहाँ है? आउट। तो यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड और इधर पे फील्ड इनवर्ड। तो क्या क्या समझ में आया? पोस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में हम लोगों को आया कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो करा दें तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ठीक। और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? उसके डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखते हुए हाथ की उंगलियों को कर्ल करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो जिधर उंगलियां जाएंगी, जिस पॉइंट पे जिधर उंगली जाती हुई दिख गई उधर की तरफ मैग्नेटिक, ठीक। एक मिनट कैमरा चेक करने में। चलो ठीक है। अब अगेन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये पोस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो होगा तो उस वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब उस फील्ड को अगर निकालना है तो क्या करना होगा? उस फील्ड को अगर सॉल्व करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे? करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के अपने हाथ की उंगलियों को कर्ल करेंगे। जिधर उंगलियां जाएंगी उस पॉइंट पर जिधर जाती हुई दिखाई देंगी वहीं पर उसका वही डायरेक्शन। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी और उसका डायरेक्शन होगा। यहां तक तो बातें समझ में आ गई, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोगों को इसके अगले एक्सपेरिमेंट पे जाना होगा और वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या है? बायोट-सेवर्ट लॉ। एक सेकंड रुकिए। तो अगला है बेटा हम लोगों का बायोट-सेवर्ट। मतलब यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड को पता चली कि है, आ रही है। कब? जब करंट किसी वायर से जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को मतलब उसकी वैल्यू नहीं पता चली, तो हम लोगों को अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है बायोट सेवर्ट लॉ। ये बेटा दो साइंटिस्ट हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं बायोट सेवर्ट एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा मत समझना बेटा।
बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट ने मिलकर काम किए हैं। इन लोगों ने क्या बताया कि अगर मान लीजिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का कोई वायर ले लें, सीधा वायर नहीं है, देख के ही पता चल रहा है, और इससे बेटा करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके सराउंडिंग किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, बताना कितना। तो हम लोग सबसे पहले इस वायर का बेटा एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट। इस वायर का पूरा लेंथ मान लीजिए L है, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है, DL एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट के लिए सारा काम करेंगे। क्या करेंगे? इस एलिमेंट के लिए, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो करंट कैरिंग वायर की वजह से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इस DL स्ट्रिप में जाने वाले करंट के कारण। समझ में बात आ रही है? DL स्ट्रिप में जितना करंट है उसके कारण मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे के कारण नहीं मिलने वाला। ये DL स्ट्रिप से इसका मान लीजिए लेंथ R है, ठीक है, DL हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले तो इस DL लेंथ पर डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया, और इसमें से फ्लो होने वाले करंट पर दिखाई दिया, और इसका जितने एंगल पे हम लिए हैं उस एंगल पर डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा साइन थीटा ही क्यों लिखे, cos थीटा भी तो लिख सकते थे। तो ये बेटा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर इसी लाइन पर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसी पर अगर हम इस पॉइंट पर मान लो फील्ड निकालें तो 0 मिल रहा है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ती जा रही है। तो साइन थीटा की तो वैल्यू बढ़ेगी, cos ले लेंगे तो घटने लगेगी। तो ये साइन थीटा पर डिपेंड किया, और ये पॉइंट जितना दूर लोगे उतना फील्ड आपको वीक मिलेगा, कमजोर मिलेगा, कम मिलेगा। इसका मतलब कि ये जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए ये जो है इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। और इन्वर्सली डिपेंड कैसे कर रहा है? डिस्टेंस को देखा गया कि अगर पहले का डबल कर दिए तो फील्ड 4 टाइम्स कम हो। डिस्टेंस ट्रिपल कर दिए, 3 गुना दूरी पे रख दिए तो फील्ड 9 गुना कम हो गई। मतलब इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। अब भैया इन चारों चीजों को एक साथ अगर रखते हैं, इन चारों बातों को अगर एक साथ रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा B प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अब बेटा अगर प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया K I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पे मिला μ0/4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती हुई है, जब हम स्मॉल स्ट्रिप ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल मिलेगा बेटा, तो हर जगह स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB की बात हो रही है। ये ध्यान भाई, एक स्मॉल स्ट्रिप लिए जिसके कारण फील्ड भी तो स्मॉल मिलेगी ना, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि वेक्टर है, वेक्टर है कि स्केलर है। ये तो अभी तक कुछ स्केलर समझ में आते, मैग्नीट्यूड मिल गया, स्केलर है दिख रहा है, लेकिन वेक्टर होती है, इस बात को मुझे यहाँ दिखाना भी है। आप चाहो तो क्या करो, ऊपर R से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे R से मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, किस तरह का? dB = I DL R साइन थीटा बाई R क्यूब। अब बेटा अगर कहीं भी A
ए बी साइन थीटा मैथमेटिकली मिलता है, इसका मतलब वो होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और डीएल क्रॉस आर, और यहाँ पर बेटा डीएल भी वेक्टर है और आर भी पोजीशन वेक्टर है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये जो डाटा मिला यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि डीएल और आर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और बेटा जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो तीसरा रिजल्ट मिलता है वो भी वेक्टर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो मिलता है वो भी वेक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। समझ में बात आ गई? तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे? डीएल ये है और आर ये है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपको, आप जानते हैं अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं बेटा तो हमें एक नया वेक्टर के मिल जाता। तो ऐसे ही डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपको इनके जो रिजल्ट बी मिल रहा है उसका एक वैल्यू मिलेगा जो जिसका डायरेक्शन होगा और इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेटा स्क्रू लॉ यहाँ पे काम करता है। क्या मैंने बोला? डीएल क्रॉस आर। ये जो मिल रहा है इसका जो डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे डीएल आर, अगर स्क्रू को हम ऐसे घुमाएं तो इधर की तरफ स्क्रू अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब इधर की तरफ जो डायरेक्शन मिलेगा वो इन्वर्ट मिलेगा। अच्छा, अभी अगर हम यही पॉइंट इधर ले लें कहीं तो हमें डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ मिलने लगेगा, मतलब उल्टा। अब स्क्रू हम इधर घुमाने बजाय इधर घुमाने लगे तो स्क्रू कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। अरे यार पेचकस की बात कर रहे हैं, पेचकस से पेच टाइट करो, एक तरफ घुमाओगे तो पेच अंदर की तरफ, दूसरे तरफ पेचकस घुमाओ पेच बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात, जिधर घुमा रहे हो डीएल क्रॉस आर, अगर पेच अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो दोनों यूज कर सकते हैं, आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं और स्क्रू लॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 100% सही होने का इनकी गारंटी है, इनकी गारंटी। और थंब रूल हर जगह काम कर जाए इसकी गारंटी नहीं। और एक बात यही बता दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू आती है वो आती है 10 पावर -7 एसआई यूनिट। अच्छा, यूनिट भी तो हम लोग बता सकते हैं, बताओ। म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट बताओ तो। हाँ, यहाँ से बता दो। कहाँ से बता दो? यहीं से बता दो या यहाँ से बता दो। अगर हम लोग बात करें ये वाला जो फार्मूला आया था, कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला आया था ना, इसमें अगर देखें ऊपर लेंथ नीचे भी लेंथ, एक तो कट जाएगा, बचेगा आर मतलब मीटर, ऊपर एम्पियर मीटर। ये मीटर जाके यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हो जाए तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट बाई 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी। बी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बेटा टेस्ला होती है, ठीक है। चाहो तो म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10 पावर -7। यूनिट सेम रहेगी कि बदल जाएगा? यूनिट बेटा वही रहेगी ना, 4 पाई नंबर है, समझ गए? अच्छा, म्यू नॉट को बोलते क्या है बेटा? परमीबिलिटी। जैसे वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब आया था चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा, ये सब बातें जो हम लोग कर रहे थे ना, इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। मतलब जब तक चार्ज रुका था तब तक वो सब बातें हो रही थी, अभी चार्ज चलने लगा ना, चैप्टर का नाम ही है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट। मतलब अगर चार्ज चलने लगा तभी तो ये सब खुरापात स्टार्ट हुआ, उसके पहले तो ये सब था ही नहीं। मतलब चार्ज अभी रुक जाए तो कहानी खत्म, चार्ज रुक जाए ये सारी कहानी खत्म, चार्ज चलने लगे ये सब कहानी।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसके आगे की बातें करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और रिजल्ट दीजिए।